हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 के 3 यूनिट को बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। आज नई यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं ईएमआई। ठीक है, ईएमआई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ईएमआई को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा यूनिट नंबर 3 में, जहाँ पर आपने सीखा है कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज और कुछ नहीं होता बेटा, क्या होता है? करंट। तो मैं कह सकता हूँ कि करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब पिक्चर में आएंगे मिस्टर फैराडे। उन्होंने सोचा क्या उल्टा पॉसिबल है, डेट इज़ मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है कि नहीं बात? तो उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। चलिए उनके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को देखते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, उन्होंने कॉइल ली और कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया। ठीक है, और उसको एक्सपोज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, और उनको लगा अगर ऐसा पॉसिबल है तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी? डिफ्लेक्शन आएगी। परंतु जो रिजल्ट आए उनके एक्सपेरिमेंट के वो ये थे कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं थी, तो कोई भी करंट पास या फिर मैं कहूँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए उन्होंने हार नहीं मानी और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उस दूसरे एक्सपेरिमेंट का मैं पहले आपको सेटअप समझा देता हूँ। उन्होंने एक कॉइल ली। कॉइल तो क्या बेटा, ये सोलेनॉइड ही है, और उसको एक बैटरी से अटैच कर दिया और यहाँ पर की थी उसकी। ठीक है, और इस कॉइल के थ्रू और सोलेनॉइड के थ्रू एक आयरन कोर को गुजारा। ठीक है, और इस तरफ एक दूसरी कॉइल को अटैच किया और उसके साथ क्या बांध दिया बेटा? गैल्वेनोमीटर बांध दिया। ठीक है, इस आयरन कोर का काम क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, आपने चैप्टर नंबर 3 गैल्वेनोमीटर में पढ़ा है कि सॉफ्ट आयरन कोर अपने अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है? पास करती है। ठीक है, वही कुछ काम ये यहाँ पर भी करने वाली है। आयरन कोर बेटा वैसे बेसिकली क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? पास करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे तो इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा, और आपको पता है कि मूविंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, डेट इज़ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर कोयल से होते हुए इस कोयल में से पास हो जाएंगी। क्लियर है? मतलब ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड को लिंक कर देगा इस कोयल के साथ। दिस इज कोयल 1 एंड दिस इज कोयल 2। ठीक है, ये काम किसका है? आयरन कोर का, फ्लक्स को लिंक करने का। ठीक है, अब फैराडे ने क्या ऑब्जर्वेशन देखी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो की को क्लोज करता है बेटा, वो देखता है कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या आई? एक डिफ्लेक्शन आई। लेट वो आई किस तरफ? आपकी राइट हैंड साइड तरफ। ठीक है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन बेटा तुरंत क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, जैसे ही वो की को क्लोज करता है तो पहले डिफ्लेक्शन आई एंड सून आफ्टर डिफ्लेक्शन क्या हो गई? जीरो हो गई। फैराडे साहब 2 दिन बैठे रहे, शायद फिर से डिफ्लेक्शन दिखे, परंतु उनको कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिली। और जब हार कर वो इस सर्किट को क्या कर रहे थे? ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, दैट इज़ की को जब ओपन कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने की को ओपन किया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आई है, बट अब अपोजिट तरफ आई है। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी जिन्होंने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जब मैं की को क्लोज करता हूँ तो डिफ्लेक्शन आती है, और जब की को ओपन करता हूँ तो डिफ्लेक्शन आती है, और जब की क्लोज रहती है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आती। ठीक है, तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था बेटा, देखो जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूँ तो क्या करंट इस कॉइल से गुजरेगा? ठीक है, और फिर करंट इस कॉइल से गुजरेगा। ठीक है, आप कह सकते हो कि अल्टीमेटली एन क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, और अगर एन चेंज होगा तो बी क्या होगा? चेंज होगा। तो जब मैं की को क्लोज करता हूँ तो बी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंड सून आफ्टर जब करंट सभी कॉइल से गुजर जाएगा तो बी और एन क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। क्लियर है बात? और जैसे ही मैं की को ओपन करता हूं तो होगा क्या बेटा? यहाँ से तो करंट कट ऑफ हो जाएगा, परंतु नीचे वाली कॉइल्स में करंट होगा, वो सर्किट में वापस जाएंगे। ऊपर से तो करंट नहीं आ रहा, परंतु नीचे वाली कॉइल्स में करंट है। ठीक है, क्या होगा? पहले सभी कॉइल्स में करंट होगा, फिर इस कॉइल में नहीं होगा और बाकी किसी कॉइल्स में होगा। क्लियर है? फिर इस कॉइल में नहीं होगा और इस कॉइल में होगा, और अंत में इस कॉइल में भी नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ कि एन घट रहा है और अल्टीमेटली बी भी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो फैराडे साहब की दिमाग की बत्ती जल गई। उन्होंने सोचा कि अगर भैया करंट को प्रोड्यूस करना है तो वो अकेले मैग्नेटिक फील्ड के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के हाथ में। क्लियर है बात? तो कहने की बात यह है कि नेचर का एक्ट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगा? करंट को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो रही है बात? तो जो उन्होंने देखा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करता है, तो इसको और प्रूव करने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। उन्होंने एक कॉइल ली और कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर को अटैच किया और मैग्नेट लिए और मैग्नेट को आगे पीछे मूव किया। जैसे आप मैग्नेट को आगे पीछे मूव करोगे तो यहाँ पर जब मैग्नेट आएगी, लेट
तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पर्टिकुलर मैग्नेट का, वो किसको क्रॉस करेगा, इस कॉइल को क्रॉस करेगा। समझ रहे हो बात आपको, ठीक है। और पास जाओगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास करेंगी, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पर क्या देखने को मिला उनको, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसी तरीके से जब दूर जाते हो, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस कर रही थी, अब कम करेंगी, तो फिर से आपको करंट देखने को मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है बात आपको। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने क्या किया, 2 कॉइल ली, इस कॉइल को बैटरी से बांधा और इसमें से करंट पास हो रहा था, ठीक है। और इधर एक कॉइल ली और इसको गैल्वेनोमीटर से बांध दिया। अब इस कॉइल को आगे पीछे मूव किया। देखिए करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब हम कॉइल को आगे पीछे करेंगे तो इस कॉइल के थ्रू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है कि नहीं बात। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के थ्रू क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में आपको क्या देखने को मिली, डिफ्लेक्शन देखने को मिली। क्लियर है। अब देखो इन दोनों केसेस में आपको मूवमेंट करने की जरूरत थी, चाहे मैग्नेट को कीजिए चाहे कॉइल को कीजिए। तो फैराडे साहब ने सोचा क्या इस मूवमेंट को भी रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। देखिए कैसे, उन्होंने 2 कॉइल पास पास रखी और इस बार इसको एसी सोर्स से जोड़ा। एसी सोर्स बेटा इस तरीके का सोर्स होता है जिसमें करंट कुछ इस तरीके से आता है। ध्यान से देखें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कुछ और है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कुछ और है। मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लगातार चेंज करे वैसा सोर्स क्या कहलाता है, एसी सोर्स कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और यहाँ पर तो डायरेक्शन ही करंट की क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो अगर जब आप एसी सोर्स के साथ इसको अटैच करेंगे तो क्या करंट चेंज हो रहा है लगातार, बिल्कुल। और करंट चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली कौन चेंज होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, म्यू नॉट एन आई, आई चेंज तो बी चेंज। तो इस पर्टिकुलर कॉइल को मूव करे बिना ही आपने इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। और जब ये कॉइल इसके पास रखी जाएगी तो ये बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इससे भी क्या करेगा, पास करेगा। अल्टीमेटली इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होगा और गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। क्लियर है बात। तो जो फैराडे साहब की स्टडी है तो हम उसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, 2 कॉइल हमारे पास, ठीक है। और फर्स्ट कॉइल आपकी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ अटैच है और दूसरी कॉइल किसके साथ है, गैल्वेनोमीटर के साथ। यहाँ पर लगातार करंट क्या हुआ, चेंज, और करंट चेंज होने की वजह से लगातार मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, ठीक है। और बी एसोसिएटेड विद द कॉइल C2 वो भी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर बी चेंज होगा तो मैं कह सकता हूँ कि आई क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और इसी स्टडी को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है बात आपको। तो आई प्रोड्यूस या इंड्यूस होगा किसमें, कॉइल 2 में। अब आप सोचो बेटा कि करंट का सोर्स कौन सा होता है, बताइए। करंट का सोर्स होता है एक बैटरी EMF। क्लियर है बात। तो मैं सोच सकता हूँ या मैं बोल सकता हूँ कि इस कॉइल 2 में एक इमेजनरी बैटरी क्या हो गई है, प्रोड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से इसमें क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। क्लियर है बात। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक EMF क्या हो गया है, इंड्यूस हो गया है। तो EMF इंड्यूस हुआ है कॉइल 2 में, किसकी वजह से, चेंज इन करंट की वजह से इन कॉइल 1। क्लियर हो रही है बात आपको। क्या कोई और तरीका है इस पर्टिकुलर कॉइल में EMF इंड्यूस करने का, बिल्कुल है, ठीक है। देखिए मान लो ये आपका एक DC सोर्स के साथ बंधा हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर अब करंट क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, करंट इज़ नॉट चेंजिंग। क्लियर है। तो B भी चेंज नहीं होगा, तो फिर कैसे इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, EMF। देखते हैं। अगर मैं इस कॉइल के एरिया को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकूँ किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब इस कॉइल का एरिया अपने आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू, तो अल्टीमेटली तो जब एरिया इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस करेंगी, और जब एरिया डिक्रीज़ होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास करेंगी। तो मैं कह सकता हूँ अगर कोई चीज़ इस तरीके की इसके साथ अटैच कर दी जाए जो इसके एरिया को लगातार घटाए और बढ़ाए, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है कि नहीं बात। कंटिन्यूस चेंज ऑफ एरिया ऑफ द C2 विल प्रोड्यूस EMF इन द कॉइल 2, ठीक है। चलिए अब एक और तरीका देखते हैं। मान लीजिए ये आपकी 2 मैग्नेट्स के पोल हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं आपकी, नॉर्थ टू साउथ। समझ आ रही है बात। अगर मैं इन मैग्नेटिक फील्ड में एक इस तरीके से कॉइल रख दूं तो देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस नहीं करेंगी, वो जस्ट इसके साइड से क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। इस कॉइल के अंदर से वो पास नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉइल को थोड़ा थोड़ा रोटेट करना स्टार्ट करूँ तो कुछ लाइन अब गुजरेंगी, और रोटेट करूं और इस तरीके से ये हो जाए तो मैक्सिमम लाइन इसके अंदर से गुजरेंगी, फिर कम होती जाएंगी, फिर कम, फिर 0, और फिर इस तरीके से बढ़ती हुई फिर से मैक्सिमम। क्लियर हो रही है बात। तो अगर मैं
आपका लगातार एंगल चेंज करूँ किस किस के बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, इंड्यूस होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इसके अंदर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दिया है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। यही तो था आपका क्या, जनरेटर, कि आप एक कोयल को लेते थे और उसको क्या करते थे, रोटेट करते थे बाहर से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा अंदर से प्रोड्यूस होंगी, तो आपका क्या आएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बात? तो मैं कह सकता हूँ आपका क्या तो बी बदला जाए किसी भी कोयल के थ्रू, या फिर उसका ए बदला जाए, और या फिर थीटा चेंज किया जाए, ठीक है, तो आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ईएमएफ। ठीक है, अब देखो इनको अलग अलग बोलने से अच्छा है मैं इनको एक ही क्वांटिटी में क्या कर देता हूँ, कंबाइन, जिसको मैं बोलूँगा फ्लक्स। फ्लक्स आपने जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और वो होगा B डॉट A, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू BA को थीटा। समझ आई बात आपको? अगर मैं B चेंज करूँ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर मैं A चेंज करूँ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर मैं B और A के बीच में एंगल चेंज करूँ तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ एक ही बात, अगर मैं फ्लक्स को ही चेंज कर दूँ तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बात? और अब इसी को ध्यान में रखते हुए फैराडेज के नियम क्या किए गए हैं, डिफाइन किए गए। ठीक है बेटा? तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फैराडेज के दो लॉज को। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझाऊंगा, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन किस में मिलेगी, बुक में। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी कोयल के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और अगर मैं और अच्छी तरीके से लिखूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है बात आपको? लेकिन ये इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं देता है कि कितना आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन। तो ये अल्टीमेटली सिर्फ हमें कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली इसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। तो कितना प्रोड्यूस होगा, इसका आंसर कौन देगा, फैराडे का सेकंड नियम। ठीक है, फैराडे का सेकंड नियम कहता है कि किसी भी सर्किट में जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। क्लियर है बात आपको? देखो आपको ये पता है कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, कितना फ्लक्स चेंज हुआ कितने समय में। क्लियर है? तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हो जाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, और k की वैल्यू क्या है, 1 है, और डेल्टा फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई 2 माइनस फाई 1, और ये डिवाइड बाय dt। ठीक है, अगर बेटा देखो ये है ईएमएफ प्रोड्यूस इन वन कोयल, अगर नंबर ऑफ कोयल्स सर्किट में n होंगी तो n से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो हमेशा अपोज करता है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। क्लियर है बात? इसको हम आगे वाली वीडियो में और डिस्कस करेंगे। लेंजेस लॉ है जो इस नेगेटिव साइन को और अच्छी तरीके से आपको समझाएगा। तो आपको पता चल गया कि बेटा अगर मेरे पास दो कॉइल हैं, इसमें आपका एक बैटरी है और इसमें आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और अगर मैं इसको मूव करूं, ठीक है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अल्टीमेटली करंट भी इंड्यूस होगा। तो वो करंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, तो V बाय R कर दें तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस आपके पास है, आप सर्किट के रेजिस्टेंस से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द करंट इंड्यूस। तो फैराडे के सेकंड नियम पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एक स्क्वायर कोयल आपको दी गई है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 500, और जो स्क्वायर कोयल की एक साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और सच डैट वो कोयल परपेंडिकुलर रखी हुई है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, और उस कोयल से मैग्नेटिक फील्ड कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है वो आपको दिया हुआ है 0.1 टेस्ला पर सेकेंड। आपको ईएमएफ बताना है। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर ये कोयल है मेरी और ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हो बात आपको, तो आपको पता है इसका एरिया वेक्टर ये होगा। देखिए ये परपेंडिकुलर रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना है, 0। तो फ्लक्स क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, BA cos थीटा। ठीक है, तो थीटा उन्होंने 0 देकर क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। तो फ्लक्स किसके बराबर आ गया, BA के बराबर आ गया। और हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, d∅dt इंटू n। क्लियर है बात आपको? तो ये n तो आपका 500 है। ठीक है, और d/dt को एज इट इज़ लिख कर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ B2A2 माइनस B1A1 की। ठीक है, अब एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, स्क्वायर कोयल है, तो एरिया को भी मैं बाहर ले लेता हूँ। क्लियर हो रही है बात आपको? और जो आपका ये चीज़ दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको कितना दे रखा है,
0.1 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। एरिया आप निकाल सकते हैं, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर L स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 500 आपको गिवन है, यू विल फाइंड आउट दी EMF। क्लियर है बेटा? तो बेटा इजी क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।